बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का आगे का पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और उसके अंतर्गत जैसे कि ये अलंकार के दो प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार का सरल अर्थ होता है आभूषण। जिन तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उसे हम अलंकार कहते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे और मैंने थोड़ा इसको स्पष्ट करके भी आप लोग को समझाया था। और अलंकार के प्रकार के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार यानी कि अलंकार के दो प्रकार होते हैं, इसे जाने थे। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इसे भी हमने पढ़ा था। शब्दालंकार में क्या होता है कि कोई भी रचना, जो भी रचना दी हुई होती है, उस रचना में शब्द के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के प्रकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन तीन अलंकारों को हमने पढ़ा था और उदाहरण के द्वारा उसको जाना था। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, कोई भी रचना रहती है जिसमें जब एक वर्ण जो है बार बार आ रहा है तो उस वर्ण के बार बार आने के कारण से वह जो है अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है, कोई सा भी रचना दिया है, उस रचना में जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। उसी प्रकार श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, श्लेष में क्या होता है कि श्लेष का अर्थ जो होता है चिपका हुआ होता है और वो शब्द जो है कई बार आएगा लेकिन उस शब्द के जो अर्थ हैं अलग अलग निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके बाद में हम लोग अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये अर्थालंकार के प्रकार हैं, हम आज इसे पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार की परिभाषा को भी हमने जाना था कि कोई भी रचना जो होती है उसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे कि कोई भी रचना है, जब हम उसके भाव को जान लेते हैं यानी कि उसके अर्थ को जान जाते हैं और उस अर्थ के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पर अर्थालंकार होता है। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा को हम लोग पहले देख लेते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। कोई भी वस्तु दिया रहेगा और उसकी तुलना जो है प्रसिद्ध वस्तु के साथ किया जाता है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि उसकी तुलना की जा रही है तो उसकी तुलना किस आधार पर की जाए, रूप रंग के आधार पर किया जा रहा है, उसके गुण के आधार पर किया जा रहा है, तब मतलब या तो उसमें समानता बताई जा रही है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम लोग उपमा अलंकार की पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा आप लोग को अब समझ आ ही गया होगा कि जब किसी वस्तु की तुलना जो है किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर या समानता बताई जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि उपमा अलंकार यहाँ पर कैसे है। पहला उदाहरण में दिया है, मुख चंद्र सम सुंदर, चरण कमल सम कोमल। अब यहाँ पर देखिए ये सम शब्द जो आया है, सम शब्द आया है, यहाँ पर समानता बता रहा है। मुख यहाँ पर चंद्रमा के साथ में, यहाँ पर मुख की समानता किसके साथ बताई जा रही है, चंद्रमा के समान बताई जा रही है। वैसे ही यहाँ पर चरण जो है, चरण की समानता जो है कमल के साथ बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है सम शब्द आया है। सम मतलब कि यहाँ पर समानता बताई जा रही है, इसलिए यह उपमा अलंकार होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पर सी शब्द आया है। सी शब्द के द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। मतलब कि क्या इसमें कहा जा सकता है कि जैसे कि उपमा अलंकार में जहां भी
इसमें सी, सा, सम ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको हम लोग पहले स्पष्ट कर देते हैं। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, मतलब किसी के साथ में कोई वस्तु का या फिर व्यक्ति का अगर उसमें समता प्रकट किया जा रहा है तो वहां पर वह उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा, जिस वस्तु या व्यक्ति से समता प्रकट की जाती है, मतलब जिसके साथ में अगर समता प्रकट की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, वहां पर वो उपमान होता है। तो अब इसके रूपक अलंकार की परिभाषा आप लोग समझ गए। अब रूपक अलंकार के उदाहरण को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पहला उदाहरण दिया हुआ है इसमें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान का मैंने बताया था कि उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, मतलब जिसका भी समानता बताया जा रहा है। यहाँ पर किसका समानता बताया जा रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किस प्रकार का धन पाया है बोल रहा है, राम रूपी जो है रत्न जो है उस धन को मैंने पाया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कि वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, किसके साथ समता प्रकट की जा रही है, राम रतन के साथ में समता जो है प्रकट की जा रही है। ठीक है, किस प्रकार का वो धन पाया है करके उसकी समानता बता रहा है। तो यहाँ पर जो हुआ उपमेय राम रतन हुआ। उसके बाद में देखिए दूसरा उदाहरण क्या दिया है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण हुआ, ये पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण। अब इन दोनों उदाहरणों के द्वारा आपको रूपक अलंकार में तो समझ आ ही रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट का उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का आरोप होता है। दोनों में यही अंतर है कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की जहां पर मतलब उपमेय में उपमान की जब संभावना हो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको भी जान गए हो कि जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ समता प्रकट की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ में मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति से समता प्रकट की जाती है वहां पर उपमान होता है। तो पहले हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। और दूसरा चीज एक चीज और है, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार आपका उदाहरण दिया है उसको पहचानने का एक तरीका और है, उसमें मानु, मनु, जनु इस प्रकार के जो है वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस भी रचना में अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मानहु सुर काढ़ी डारी है वारी मध्यते में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानहु इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हुआ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें मानहु, मनु, जनु इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलंकार जो है आप लोग का समाप्त होता है।